हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुका है। और अभी तक आपने काफी पढ़ाई तो कर ली होगी, बट शायद एक चीज जिससे आपकी नजर अभी दूर रही होगी वो होगी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेकर चिंता जरूर होगी आपके माइंड में कि पता नहीं क्या आ जाए, क्या पूछ ले। बट उसे करने की हिम्मत शायद अभी तक नहीं आई होगी। तो आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 30 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपको है कि मेरी रिवीजन पेंडिंग है, रिवीजन अच्छे से फटाफट से हो जाए और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं जी हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स, जिसमें आपको मैराथन रैपिड रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। लास्ट मोमेंट के जो लास्ट के डेज हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है ये आपके लिए कोर्स। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और ये सवाल है, एज पर द लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर 2025 व्हिच इंस्टीट्यूशन गेन्ड द टॉप स्पॉट फॉर इंडिया। तो काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रहती हैं, कई बार एग्जाम में सवाल भी देखने को मिला है। और इस रैंकिंग्स के अंदर जो 2025 वाली रैंकिंग है, उसके अंदर इंडिया से जो टॉप किया है वो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर इंडिया से आईआईटी बॉम्बे के अलावा आपको आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु भी देखने को मिल जाते हैं। फटाफट से आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, विच इज आर ट्रू अबाउट हीट वेव्स इन इंडिया। तो हीट वेव्स अभी काफी न्यूज में चल रहा है, हो सकता है इस पे कोई सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो आपको यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दे रखी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइंस हीट वेव्स इन इंडिया। द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग हीट वेव्स इज डिफरेंट फॉर प्लेन्स, कोस्ट एंड हिल्स। तो आपको बताना है जी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें हीट वेव्स की तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आईएमडी डिफाइन करता है और डेफिनेशन प्लेन्स, कोस्ट और हिल तीनों के लिए अलग अलग रहती है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है हीट वेव की डिक्लेरेशन के लिए। चलिए अगला सवाल है, हु लॉन्च दी भाषा नेट पोर्टल। तो भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो देखो, अभी सरकार का उद्देश्य टारगेट ये चल रहा है कि जो इंटरनेट है वो रीजनल लैंग्वेजेस में, आपकी जो रीजनल भाषाएं हैं उसके अंदर भी अवेलेबल हो पाए। काफी सारा जो ज्ञान है रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और अभी आपको बताना है कि किसने इसे लॉन्च किया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता ही देता हूं फटाफट से। इसे जो लॉन्च किया है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे लॉन्च किया है जी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूएसएसडी स्टैंड फॉर। तो यूएसएसडी वर्ड आपने कई बार सुना होगा, टेलीकॉम से जुड़ा हुआ ये वर्ड है। और आपको फुल फॉर्म्स आईसीटी में काफी पूछ ली जाती हैं और ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये टर्म अभी काफी न्यूज में थी। और ये क्यों न्यूज में थी वो भी अभी आपको बता दूंगा, फिलहाल इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। और अगर आप कह रहे हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दे दिया है। यूएसएसडी इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अभी क्या होता है कि जैसे भी आप मोबाइल के ऊपर ऐसे टाइप करते हो ना, *123#, ये सब चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, तो उस पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अभी डायरेक्शंस इशू किए हैं कि ऐसे *# वाले नंबर डायल करके आप कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा सेफ नहीं है। आपको कोई और ऑल्टरनेट मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसीलिए ये आपका न्यूज में था। तो करेक्ट आंसर अभी ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, इन February 2024 द ग्लोबल सी सर्विस टेम्परेचर वाज 21.06 डिग्री सेल्सियस, द हाईएस्ट सिंस 1979। वार्मर ओशंस, बताइए अब हमारे जो ओशंस हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। Alter the migration patterns of aquatic animals, contribute to more frequent and severe storms, increase evaporation rates and heat transfer leading to stronger winds, heavier rainfall and more flooding on lands। तो ये कहीं ना कहीं तीनों ही आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर आपके ओशंस वार्म हो जाएंगे, आपके एक्वेटिक एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे। आपके ओशंस वार्म होंगे तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उससे ज्यादा तेज हवाएं और बारिश और फ्लडिंग देखने को भी मिल सकती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव।
अगला सवाल है विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये भी न्यूज में चल रहा था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2023 G20 समिट पे लॉन्च किया। सेकंड कह रही है कि इट फोकसेस ऑन टू की एक्टिविटीज, वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन। थर्ड कह रही है इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी गलत स्टेटमेंट है वो हमारे पास है जी ऑप्शन नंबर ए की। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था उसे हमारे COP 28 के अंदर लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ना कि G20 समिट में। और यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन क्रेडिट्स देने की बात कर रखी है, तो आप यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट्स गवर्नमेंट से ले सकते हैं और इनकी ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो जाता है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल, ईयर 2023 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ। तो बताइए जी इनमें से कौन सी मूवमेंट की ये 50th एनिवर्सरी थी। तो अगर आपने ऑप्शंस रीड कर लिए तो बहुत ही आसानी से मेरे ख्याल से आपने आंसर भी सोच ही लिया होगा। इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी चिपकू मूवमेंट। तो 2023 हमारा चिपकू मूवमेंट की 50th एनिवर्सरी था। ये मूवमेंट आपकी उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, जहां पे लोग पेड़ों से चिपक गए थे ताकि उनको ना काटा जाए। इसके अलावा अपिको मूवमेंट 1983 कर्नाटका की है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, आपको बताना है। और ऑप्शंस को अगर आप रीड करेंगे प्यारे दोस्तों, और उसमें एक आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, ऑल ऑफ द अबव। और ये वाला जो आंसर है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ी हुई हैं, ITU, यूनिटार और फाउंडेशन कार्मिकनाक। ये तीनों इससे जुड़ी हुई हैं जी, तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे अगर हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंकिंग आती है वो थर्ड पे आती है ई वेस्ट जनरेशन में। इंडिया, चाइना और USA से पीछे। ई वेस्ट तो अभी काफी सारा जनरेट हमने करना शुरू कर दिया, तीसरे नंबर पे हम आ रहे हैं। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 व्हिच ईयर वाज द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। तो बताइए जी इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा साल सबसे ज्यादा गर्म था, वो आपको बताना है जी। तो सीधा सीधा आंसर वैसे तो आपको पता लग ही जाना चाहिए, 2023 की रिपोर्ट है और इसी ने 2023 को ही कहा कि ये सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा वार्म देखने को मिला है। बट मुझे लगता है जब 2024 वाली रिपोर्ट आएगी इस साल के एंड तक, तो शायद 2024 को वार्मेस्ट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस हिसाब से अभी गर्मी चल रही है। Coming to the next question, as per the draft UGC recognition of colleges under clause F of section 2 of the UGC Act regulations 2023, what is the time frame within which all existing colleges must obtain UGC registration under section 2F? तो section 2F के अंदर हमारे जो colleges हैं उनको UGC का recognition लेना होता है, और जो हमारी नई regulations हैं उसमें एक टाइम फ्रेम बताया गया कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं वो इतने सालों में ये रिकॉग्निशन ऑब्टेन कर लें, उनके लिए जरूरी होगा। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड बताया गया है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे है 3 इयर्स का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, 3 इयर्स। Coming to the next question, under the Telecommunications Bill 2023, which fund has been renamed as Digital Bharat Nidhi? तो डिजिटल भारत निधि, बताइए कौन से फंड का नाम चेंज करके हमने डिजिटल भारत निधि कर दिया। ये चीजें जो है ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करती है कि पुरानी स्कीमों के नाम चेंज करके नए दे दिए। गवर्नमेंट को तो बढ़िया है, बट बच्चे फंस जाते हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम्स के वो फंस जाते हैं। उन्होंने पुराना तो फंड याद किया होगा बट अभी नया आ गया तो उसका नाम भी याद करना पड़ता है। तो ऑप्शंस आपको प्यारे दोस्तों दे रखे हैं, और यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाएगा हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसका नाम जो है अब डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है नए टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द हिस्टोरिक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 एंड इट्स रूल्स इन इट्स गेजेट एंड कॉन्सिक्वेंटली द एक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो अभी हमारे पास जो है ना प्रेस को लेकर
पीरियोडिकल्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होनी चाहिए। और ये वाला जो एक्ट है ये अभी इन फोर्स भी आ चुका है। कौन सी डेट से इन फोर्स आया, ये सवाल आपसे पूछ रहा है जी। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये इन फोर्स आ चुका है आपका 1 मार्च 2024 से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनने वाला है। ये वाला जो एक्ट है इसके इन फोर्स आने से हमारा जो पुराना एक्ट था 1867 का, उसे यहाँ पे हमने रिपील कर दिया है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, उसी एक्ट से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने डाल दिया। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया अंडर द पीआरपी एक्ट 2023? तो देखो, पहले हमारे पास जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स होता था ना, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करके क्या रख दिया, वो आपसे ये सवाल पूछ रहा है हमारे नए लॉ के अंदर। तो उसका जो नाम है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पे कर दिया है जी, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल। द फोर्थ यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड क्रिटिकलिटी, दिस प्लांट इज लोकेटेड इन। तो आपसे पूछा जा रहा है जी, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है हमारा कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्रिटिकलिटी ऑब्टेन कर लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और प्यारे दोस्तों, ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपका सिचुएटेड यहाँ पे है गुजरात के अंदर। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल काफी आसान है। COP28 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो ये सवाल का जो आंसर है ये तो मेरे को लगता है सबको मालूम ही होगा। मैंने इसलिए डाल दिया अगर किसी को नहीं मालूम तो पता लग जाए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता था कि अगला COP कहां पे होने वाला है। तो ये दुबई यूएई के अंदर हमारा COP28 हुआ था। और अगला जो COP29 है वो बाकू अजरबैजान के अंदर होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोलर इनिशिएटिव्स इन इंडिया, व्हाट इज बैराकूडा? तो अभी रिसेंटली न्यूज में था ये आपका बैराकूडा, क्या है ये आपको बताना है। तो सोलर एनर्जी पे तो बहुत सारा काम सरकार कर रही है। तो यहाँ पे हमने एक फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट तैयार करी है और उसे नाम दिया गया है जी बैराकूडा। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। ये जो बैराकूडा नाम है ये बेसिकली एक आपका एक बहुत ही तेज लंबी फिश से लिया गया है। और इस जो हमारा जो बैराकूडा इलेक्ट्रिक बोट है उसे किसने डेवलप किया है, हमारी मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नेवल सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए आते हैं जी अगले सवाल पे। सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर फ्रीक्वेंटली इशूइंग एक्स पार्टी ऑर्डर्स विदाउट हियरिंग द अफेक्टेड पार्टीज। अब देखो क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंट से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर एक कोर्ट बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया। वो कह रहे हैं कि वो पार्टीज की बात नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से ऑर्डर पास कर देता है, एक्स पार्टी ऑर्डर, यानी कि बिना पार्टीज को बुलाए उनकी बात सुने खुद से ऑर्डर पास कर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जी, एनजीटी का जुरिस्डिक्शन कौन से कानूनों के ऊपर आता है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से कानूनों के ऊपर इसका यहाँ पे कवरेज रहता है, जुरिस्डिक्शन रहता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये सभी कानून इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी कानून है जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये सारे कानूनों से जुड़े हुए जो मुद्दे रहते हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर कोई ना कोई सवाल जरूर डाला जाए। स्वच्छ भारत अभियान, हालांकि अभियान पुराना है बट काफी न्यूज में रहता है। और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से गोल से जुड़ा हुआ है जी। तो आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है आपको याद रखने हैं, आपको पक्का से याद होने ही चाहिए। एंड हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, SDG 6 है, वो बात करते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। और यही कहीं ना कहीं आपका स्वच्छ भारत अभियान से लिंक्ड हुआ। तो करेक्ट आंसर हो गया जी ऑप्शन नंबर सी का। चलिए तो अगला सवाल आपका जुड़ा हुआ है जी ई गवर्नेंस से। सवाल पूछ रहा है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय।
तो बताइए जी, आपकी जो ई गवर्नेंस की डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी होगी? सोचिए फटाफट से क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शंस को देख के आपके माइंड में जरूर क्रिएट हो गया हो। इसका जो सही आंसर है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, इसने ये आपकी रिपोर्ट रिलीज करी है कि किस तरीके से अब ई गवर्नेंस का इस्तेमाल हो रहा है आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो एक नई योजना सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई। आपको ऑप्शंस रीड करने हैं और फटाफट से आंसर सोचना है। ऑप्शंस रीड करके तो पता चल ही गया होगा आपको सही आंसर क्या होगा। देखो सूर्य घर, तो घर तक बिजली पहुंचानी है, मुफ्त बिजली की बात करनी है, तो रूफटॉप सोलर यूनिट्स और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इनकी बातें यहाँ पे करी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी का। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन। तो एक समिट है गवर्नमेंट्स का इंटरनेशनल लेवल का। तो ये आपका समिट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गवर्नेंस को लेकर एक इंपॉर्टेंट समिट रहता है इंटरनेशनल लेवल का, इसीलिए सवाल डाला गया। ये आपका जो इवेंट था इट वाज हेल्ड इन दुबई यूएई। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन्होंने स्पीच भी दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन विल ऑपरेट द रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? तो देखो अभी तक क्या था कि हम स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अटक जाते थे, स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एग्जाम में हर बार सवाल आते थे। बट इस बार हो सकता है आपको स्वयं प्लेटफॉर्म की बजाय स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल देखने को मिले। तो अगर आपको अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि ये कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है इसे ऑपरेट करेगी। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो आईआईटी मद्रास है वो इसे ऑपरेट करने वाला है। तो यहाँ पे इसे प्लस इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं ताकि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं उसमें आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition 2024 मीटिंग क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली टुक प्लेस इन। तो हमारी जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024 है वो रिसेंटली कहाँ पे हुई थी ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये वाली जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी इट वाज रिसेंटली हेल्ड इन नायरोबी कीनिया। एंड इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। इट वाज हेल्ड अलोंग द साइडलाइंस ऑफ द यूएन एनवायरनमेंट असेंबली का जो 6th सेशन था उसके साइडलाइंस पे कंडक्ट हुई थी। और यहाँ पे जो हमने बातें करी थी इट वाज रिलेटेड टू ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्लीन एयर फ्लैगशिप एंड किगाली अमेंडमेंट, इन सब को लेकर बातें करी थी। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड डैश प्रोग्राम with the aim of providing a meaningful, unique and inspiring experience to selected students from class 9 to class 12। तो प्यारे दोस्तों कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया जी वो आपसे पूछा जा रहा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। और ये वाले प्रोग्राम का नाम आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो मैं आपको सीधा बता ही देता हूं। इसका नाम है जी प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो करिकुलम रहेगा वो वैल्यू बेस्ड रहेगा। इसमें आपकी एक्टिविटीज, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंशिएंट हेरिटेज साइट्स पे विजिट्स भी करवाए जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द वेबर फेलोशिप। दिस फेलोशिप इज डिजाइन्ड टू, ये फेलोशिप जो है डिजाइन की गई है किसके लिए, किन के लिए, वो आपसे पूछा जा रहा है जी। तो प्यारे दोस्तों ये वाली जो फेलोशिप है रिसेंटली न्यूज में थी और इसका मकसद है कि हमारे जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनको वापस से इंडिया शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन के लिए बुलाया जाए। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली मार्क्ड 2023 एज द 50th ईयर ऑफ। तो 50 साल हो गए किसको, एक तो चिपको मूवमेंट को पहले हमने देखा और एक और प्रोजेक्ट है जिसको 50 साल हो गए। कौन सा प्रोजेक्ट है ये आपको बताना है जी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारे पास है जी प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 के अंदर लॉन्च किया था, तो अभी 50 साल हो चुके हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा।
चलिए, तो अगला सवाल है, डैश एंड डैश वर जॉइंटली अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। तो बताइए जी, कौन से सिटीज को क्लीनेस्ट सिटी टाइटल मिला स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के अंदर? तो देखो, हमारे पास एक शहर तो ऐसा है जिसको हर बार मिल ही जाता है, इस बार दो शहरों को मिला है। कौन से दो शहर है? ये दोनों शहर का नाम जो है, अगर आपको पता है तो आपने गेस कर ही लिया होगा, नहीं किया तो मैं बता देता हूं। दोनों का नाम है जी इंदौर और सूरत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक है। हालांकि अवार्ड्स 2023 है, बट 2024 में रिसेंटली दिए गए थे और इसीलिए सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है जी, विच अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एंड ऑनर्स द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस इन सेल्फलेस सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ अवार्ड है, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये अवार्ड रिसेंटली न्यूज में था, इसीलिए सवाल आपसे पूछा गया। तो फटाफट से ऑप्शंस पे नजर डालिए, सोचिए क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, और किसके नाम से ये पुरस्कार चलाया जा रहा है? तो जिनके नाम से ये पुरस्कार चलाया जा रहा है प्यारे दोस्तों, वो हमारे पास है नन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। 23 जनवरी को इसे अनाउंस किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। और इस साल जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। 2024 वाला जो अवार्ड है वो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी का। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रेस्ड एंड एड्रेस द फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन अभी रिसेंटली हुई, जहां पे हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी पहुंची। तो ये हमारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर आपकी ये सिचुएटेड है, और इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए, आते हैं जी आज के आखिरी सवाल की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट लिंक द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज विद विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन सा है ये भी उन्होंने बताया, कौन से आर्टिकल से लिंक किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, उन्होंने लिंक किया जी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के साथ। आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वेलिटी है, और आर्टिकल 21 तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, विच इज राइट टू लाइफ। आपका जीने का अधिकार इसके अंदर आता है। तो आपके जीने के अधिकार में जो क्लाइमेट चेंज है वो आड़े आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऐसा जो जजमेंट है वो दिया, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। वैसे तो देखो, करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है, जितना मर्जी पढ़ लो वो भी कम है। बट मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि इस 20 मिनट के सेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स हैं, जिन पे एग्जाम में सवाल आ सकता है, उनको यहाँ पे आपके साथ एक बार कवर अप कर लूं, ताकि आपका जो लिमिटेड टाइम है उसमें कम से कम ये चीजें तो आप कर लें। पूरे के पूरे करंट अफेयर्स करना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट इतना जरूर कम से कम आप करके जाइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।